Again, a very warm good evening to all of you, and welcome to this very important webinar on recent changes in GST, including the mandatory e-invoicing system that has been introduced or which is being introduced from 1st of January for entities having turnover above 100 crores, as well as how do we deal with that, and we'll talk about automating the process as well. I take this opportunity again to thank the Bharat Diamond Boards, the committee members for organizing this very important session for the benefit of members. आज मेरे साथ RSM Astute Consultech में से हमारी टीम में से we have Savan Sharma and Mihir Modi who will be talking about the various intricacies connected with GST, especially the recent updates. पर उसके पहले let me set up the context of the changes as well as the discussions. So as you probably might know, कोविड की वजह से जैसे बिजनेसेस काफी लॉकडाउन में थे, बिजनेसेस डाउन थे, तो स्पेशली फ्रॉम मार्च टिल सितंबर तक का जीएसटी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही इम्पैक्टेड था. However, अक्टूबर और नवंबर 2020 देखे तो द कलेक्शंस हैव क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं दोनों कंसेक्यूटिव मंथ्स में, एंड दे हैव रीच्ड द प्री कोविड पीक बोले तो, क्योंकि प्री कोविड में भी बहुत फ्यू मंथ्स ऐसे थे जहां पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन था. इन स्पाइट ऑफ दिस, जो एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट का जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, उतना कलेक्शन अभी तक नहीं आ रहा है. And the main problem they've identified is that there is a lot of leakage in the system. बहुत सा bogus billing हो रहे हैं, बहुत से लोग bogus refunds ले रहे हैं. So because of that, जो collection होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. Compliance भी हालांकि थोड़ा कम है. और in the last few months, therefore, the government and the various agencies who implement GST have become very active. बहुत सी raids हुई है, काफी cases चल रहे हैं. बोगस बिलिंग वगैरह के रैकेट्स काफी उन्होंने पकड़े हैं. मोर देन 350 केसेस अगेंस्ट 1180 एंटिटीज इनिशिएट हुए हैं और 50 से ज्यादा अरेस्ट हो चुके हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस, इन दिस कंटेक्स्ट अपन देखें कि गवर्नमेंट काफी जो रिफंड रिलेटेड और आईटीसी क्रेडिट रिलेटेड के जो प्रोविजंस है वो कंटिन्यूअसली ज्यादा टाइट करती जा रही है, क्योंकि उसका कहीं ना कोई मिसयूज कर रहा है. बट बिकॉज ऑफ दैट जो जेन्युइन बिजनेसेस है उनको बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, स्पेशली द जेमिन ज्वेलरी इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री स्पेशली बोले तो इट इज बैडली इम्पैक्टेड, बिकॉज एक टाइम में 3% का जीएसटी का रेट था और फिर वो रिड्यूस होके 0.25 जब हुआ तो देयर इज अ लॉट ऑफ अक्यूमुलेटेड पास्ट जीएसटी क्रेडिट जो सबकी बुक्स में अभी भी चल रही है. और जो इनपुट सर्विसेज है, ज्यादातर सर्विसेज आर चार्ज्ड एट 18%, उसकी वजह से भी बहुत सा एक्यूमुलेशन हो रहा है. एंड रिफंड्स का जो प्रोसीजर है वो बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट चेंजेस थोड़ा और डिफिकल्ट हुआ है, एंड दैट इज रियली इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, स्पेशली ये कोविड टाइम्स में कैश फ्लो के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है. So some of these changes which have been recently introduced and which are going to pinch more, उसके related अपन बात करेंगे. My colleague Mihir will be talking more about that. पर एक चीज जो है GSTR 2B करके जो नया रिटर्न जो GST में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले 2A था, 3B था, now there is 2B also, and the data on 2B has to be reconciled versus the data on 2A. एंड एज वेल एज आपकी बुक्स के अंदर जो आईटीसी के डेटा है वो सब रिकंसाइल होने चाहिए. देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अप टू 105%. आप उससे ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल सबमिट नहीं कर सकते या डेटा ऑनलाइन नहीं लेगा. 2B इज मोर लाइक जैसे 2A इज अ रियल टाइम डेटा, जबकि 2B जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पे लॉक हो जाएगा 11th ऑफ द मंथ. पर उसमें जितनी भी इनवॉइसेस सबमिट नहीं हुई है टिल 11th ऑफ द मंथ विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ, आप दूसरे महीने में ले पाओगे. और ये रेस्ट्रिक्शन जो है 105% ऑफ द आईटीसी, और उसकी वजह से स्पेशली अगर आपके वेंडर्स ने, सप्लायर्स ने अपनी इनवॉइसेस
अपलोड नहीं की है, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए है, डेटा सबमिट नहीं किया है, उसकी वजह से आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, वो एक प्रॉब्लम है विच वी हैव टू फेस। देन सेकंड एस्पेक्ट इज ऑन द जीएसटी रिफंड्स। जो वैल्यूएशन का एक रूल लाए हैं कि एक्सपोर्ट में जो वैल्यूएशन है वो लोकल मार्केट में वो सेम गुड्स या सिमिलर गुड्स की जो वैल्यू है उससे 1.5 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकती। अगेन इसके पीछे का रीजन ये है कि काफी ऐसे केसेस गवर्नमेंट के ध्यान में आए हैं जिसमें ओवर इनवॉइसिंग करके ज्यादा रिफंड्स क्लेम किए गए हैं। इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट दैट, उसको अटकाने के लिए ये नया प्रोविजन है जिसमें विल हैव टू व्हेन यू अप्लाई फॉर रिफंड्स द जीएसटी अथॉरिटीज विल चेक कि जो वैल्यू से एक्सपोर्ट हुए हैं गुड्स उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया के अंदर वैल्यू क्या है, एंड इफ इट इज मोर देन 1.5 टाइम्स का आपका एक्सपोर्ट वैल्यू है दे कैन रिजेक्ट द रिफंड एप्लीकेशन। सो दैट इज अगेन वन मोर चेक दैट दे हैव पुट इन प्लेस, पर जिसकी वजह से ऑपरेशनली बहुत डिफिकल्टीज ऑलरेडी आ रही है, क्योंकि हाउ डू यू रियली प्रूव, अपन डायमंड इंडस्ट्री में तो बात करें तो ईच डायमंड इज डिफरेंट और उसकी वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती है फॉर वॉट एवर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स है। तो हाउ डू यू रियली प्रूव कि जो प्राइस से आपने एक्सपोर्ट किया है वो प्राइस इज नॉट मोर देन 1.5 टाइम्स ऑफ द लोकल सप्लाई। सो दिस इज अगेन प्रैक्टिकल हार्डशिप दैट is being faced. We'll discuss about this as well in this session. उसके बाद है restriction of the input tax credit to the extent of GSTR 2A. 2A के अंदर जितना क्रेडिट बोल रहा है उससे ज्यादा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। Again, this is put in place to restrict cases of malpractices ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से they have put this. तो अभी ये स्पेशली इज द प्लेस की जबकि आपको वेंडर्स और सप्लायर्स के साथ बहुत कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। इफ दे हैव नॉट अपलोडेड देयर डेटा यू विल हैव टू रियली पुश देम हार्ड, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिलेगा। देन वी कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, जो ई इनवॉइसेस का सेकंड जो पूरा स्टेप है। आगे एज वी ऑल नो 500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर वाली जो कंपनीज है, एंटिटीज है, उनके लिए ई इनवॉइस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है आज एंड एवरीवन इज ऑलरेडी इनटू दैट सिस्टम। नाउ दे हैव एक्सटेंडेड दिस ई इनवॉइसिंग सिस्टम टू एंटिटीज जिनका 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, या नॉट नेसेसरीली टर्नओवर एज पर अपने इनकम टैक्स में, क्योंकि इसमें जीएसटीएन अलग अलग है तो उसका भी टर्नओवर टोटल करके गिनना पड़ेगा। सो ब्रांच ट्रांसफर का भी सप्लाई की वैल्यू रहेगी वो इसमें इंक्लूड होगी। सो ये जो निटी ग्रिटीज है वी विल डिस्कस इन डिटेल किसको कैसे एप्लीकेबल होगा, हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू डू दैट, उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है वो सब चीज के ऊपर वी विल डिस्कस। सावन शर्मा माय कलीग विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दैट। एंड बिकॉज ये बहुत मैन्युअली करना ट्रिकी है, इनफैक्ट नॉट जस्ट द ई इनवॉइसिंग, ये आईटीसी रिकंसिलिएशन 2A के साथ जो करना है, 3B के साथ करना है, आगे जाके 2B के साथ करना है, और साथ साथ में जो डेटा हम इनकम टैक्स वगैरह पोर्टल पे भी सबमिट होता है, TDS, TCS, जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरनली ये डेटा भी कंपेयर करते हैं विथ वन अनदर, और उसमें भी अगर डिफरेंस है तो इंक्वायरीज या क्वेरीज रेज हो रही है। तो ये हर एक चीज का रिकंसिलिएशन कैसे किया जा सकता है ऑटोमेटिकली, उसके लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बॉट्स होती है, उसके रिलेटेड सावन बात करेगा। ही विल आल्सो रन यू थ्रू अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ एग्जैक्टली दैट विल वर्क। सेशन के बाद वी वुड हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। आपकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज ऑलरेडी जो आ चुकी है उसको भी हम एड्रेस करने की ट्राई करेंगे, एंड यू कैन ऑलवेज पुट योर फर्दर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। अपन एकदम ओपन सब के क्वेश्चंस ओरली ले पाएंगे ऐसा शायद नहीं होगा, तो इफ यू कैन पुट द क्वेरीज इन योर चैट बार देन समवन फ्रॉम आवर टीम विल ट्राई टू एड्रेस नाउ, या फिर बहुत लंबा या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा तो अलग से आपको मेल पे या कांटेक्ट करके भी आपको एक्सप्लेन या आपका कंसर्न सॉल्व करेंगे। प्लीज कीप योर सिस्टम्स ऑन म्यूट, आप फोन पे है या लैपटॉप पे है, सो दैट अदर्स आर नॉट डिस्टर्ब। जो भी आपको कुछ कहना है या पूछना है प्लीज राइट इन द चैट बार।
So with this, I would like to first invite my colleague Mihir Modi to take this session further. Thank you. Thank you so much, sir, for your guidance. It was really eye-opener thing that this much changes have been brought by GSTN. तो जैसे सर ने बताया तो हम स्टेप बाय स्टेप, सर ने जैसे हाईलाइट बताई तो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें इन डिटेल जाते हैं कि हमें पर्टिकुलरली इससे क्या हमारे ऊपर इम्प्लीकेशन होने वाला है एंड हाउ टू मिटिगेट द सेम। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि GSTR 2A वर्सेस 2B वर्सेस ITC एज पर बुक्स। तो पहले थोड़ा कम डिफिकल्ट था कि हमें सिर्फ GSTR 2A देखना था और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ITC थी वो देखनी थी, whether for the purpose of filing of return or for the purpose of claiming GST refund। हमें पहले दो ही डॉक्यूमेंट देखने थे, 2A और अपना खुद का बुक्स का डेटा। और पहले इतना डिफिकल्ट भी नहीं था क्योंकि पहले ये था लास्ट ईयर जब ये नया रूल 36(4) इंट्रोड्यूस हुआ तो पहले जो आपको कैपिंग था वो 120% का था, बट लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस्ड टू 110%। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही ये चीज 110% से 105% हो गई है। तो हमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये इंटेंशन दिख रहा है कि अभी धीरे धीरे लोगों को सिस्टम में आना पड़ेगा। धीरे धीरे तो नहीं बोल सकते बिकॉज ऑलरेडी 3.5 ईयर हो चुके हैं GST को इंट्रोड्यूस हुए। स्टिल गवर्नमेंट इज गोइंग वेरी मच लीनियंट कि अभी तक जो इनिशियल प्लान था कि GSTR 1, 2, 3 दैट हैज बीन नॉट इम्प्लीमेंटेड, बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन विद GSTR 3B। So still they are giving chance to businesses कि आप स्ट्रीमलाइन हो जाओ। अभी पुरानी वाली सिस्टम नहीं चले कि अभी आपको टाइम टू टाइम सब फाइलिंग करना पड़ेगा ताकि आपके वेंडर्स को प्रॉपरली क्रेडिट मिल पाए। जो GST का मेन स्केलेटन है कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, वो तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपरली आपका GSTR 1 फाइल करोगे तो सामने वाला जो आपका कस्टमर है उसको प्रॉपर क्रेडिट दिखेगी। तो अभी तक क्या होता था कि GSTR 1 में एज ऑफ नाउ भी कोई लेट फीस नहीं लग रही है। तो एज पर लो 11 तारीख ड्यू डेट है लेकिन कोई कोई लोग टाइमली नहीं भरते हैं। इनफैक्ट बहुत कम लोग उसको 11 तारीख तक भरते हैं, कुछ लोग 12 तारीख को 13 तारीख को थोड़ा डिले करके भी उसको भरते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी आपके कस्टमर है जिनको GSTR 3B फाइल करना है तो उनको प्रॉपरली क्रेडिट शो नहीं हो पाती थी बिकॉज GSTR 2A इज वेरी डायनामिक डॉक्यूमेंट। अभी भी कोई आज की तारीख में भी अप्रैल 2020 का उसका GSTR 1 वो आज के दिन में फाइल करता है तो आपको आपके GSTR 2A अप्रैल में आज के दिन में वो क्रेडिट दिखेगी। मतलब अभी आप अभी नवंबर का रिटर्न या दिसंबर का रिटर्न फाइल करोगे तो आपको वापस से जाके अप्रैल का 2A चेक करना है, मई का 2A चेक करना है, जून का भी चेक करना है। वैसे एवरी मंथ आप हर महीने का 2A रन करते रहोगे तो इट विल बी वेरी टीडियस for you also। तो to mitigate this issue recently government introduced a new form called GSTR 2B। जैसे GSTR 2A काफी डायनामिक डॉक्यूमेंट होता था कि वो डे टू डे जितने भी आपके वेंडर्स अपलोड करेंगे इनवॉइस तो वो चेंज होता रहेगा। तो 2B में ये नहीं रहेगा। 2B में इन्होंने क्या बोला कि इट विल बी अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट। जैसे इसको GSTR 1 की ड्यू डेट से लिंक किया हुआ है। तो जैसे GSTR 1 की डेट है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, फॉर एग्जांपल हम नवंबर मंथ की बात करते हैं तो अगर नवंबर मंथ के GSTR 1 कोई भरता है दिसंबर की 11 तारीख को जो ड्यू डेट है तो दिसंबर की 12 तारीख से एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। तो दिसंबर की 12 तारीख से लेके जनवरी की 11 तारीख तक ये 30 या 31 दिन के पीरियड में जितने भी लोग उनके कस्टमर के इनवॉइसेस अपलोड करेंगे दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर GSTR 2B। तो ये पर्टिकुलरली लॉक हो जाएगा, ये बार बार चेंज नहीं होता रहेगा। तो आपको जो एवरी मंथ वो सारे महीने का रिकंसिलिएशन करना पड़ता है तो समहाउ वो प्रॉब्लम आपकी रिजोल्व हो जाएगी। तो एज ऑफ नाउ द गवर्नमेंट इज मोर एम्फसाइजिंग ऑन GSTR 2A, बट धीरे धीरे हमें ऐसा कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है कि फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स या फिर फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स तो कंप्लीटली GSTR 2A की जगह हर जगह पे GSTR 2B रिप्लेस हो जाएगा। तो दैट विल बी मोर वेलकम स्टेप। और इवन GSTR 2B में हम देखें तो इवन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, RCM वो सब डिटेल्स भी ऑटो फैच हो रही है। तो आइसगेट के साथ लिंकेज और वो सब भी काफी कुछ हद तक लास्ट 4-5 महीने में बहुत स्पीडी वे में हो रहा है।
तो दैट इज ऑल्सो अ वेलकम स्टेप। नेक्स्ट फिर है कि जीएसटी या 2A 2B ये सब इतने फॉर्म आने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें कौन सी आईटीसी क्लेम करनी है, कि 2A के हिसाब से क्लेम करना है या 2B के हिसाब से, या अपना एक्चुअल क्लेम करना है, या ये 110% जो अभी इनफैक्ट 2 दिन पहले ही 105% हो गया है, तो हमें उसके हिसाब से क्लेम करना है। तो दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन फॉर एवरीवन। आप सबका मोस्टली यही क्वेश्चन होगा कि हम कौन सी आईटीसी क्लेम करें, हमारी एज पर बुक्स के हिसाब से क्लेम कर ले या फिर जो ऑटो पॉपुलेट आ रही है उसके हिसाब से क्लेम करें। तो जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, एक बिजनेसमैन के एंगल से हम सोचते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि कुछ कुछ वेंडर्स क्वार्टरली बेसिस पे अपना जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एमएसएमई जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है, उनके साथ अगर आप डील करते हो, तो इवन तो आपने अक्टूबर में उनसे कुछ परचेस किया, आपने उनका उसका पेमेंट भी कर दिया, बट स्टिल आपको आईटीसी उसकी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो इन अ वे आपको ये हो जाएगा कि अपने आपके वेंडर को भी जीएसटी का पेमेंट कर दिया और जबकि उसका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको वापस से जीएसटी या 3B में भी टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न है कि हम ये सिचुएशन में क्या करें, कि एक्चुअल जो एज पर बुक्स के हिसाब से क्लेम करेंगे तो ये एक रेड फ्लैग अभी सबने देखा होगा कि जीएसटी या 3B में आ रहा है, अगर आप 110% से ज्यादा क्लेम करते हो तो वो रेड फ्लैग हो जाता है एंड इट मे लीड टू नोटिस। तो ये सिचुएशन में आइडियली क्या करना चाहिए, तो इसमें बेसिकली शॉर्ट सबके लिए वन साइज फिट्स फॉर ऑल ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपको आपके बिजनेस स्टूडेंट्स के हिसाब से ये देखना चाहिए कि अगर आपके केस में ऑलवेज एवरी मंथ थ्रू चालान पेमेंट आता है कि आपकी जो आउटवर्ड लायबिलिटी रहती है वो कम है और आईटी वो ज्यादा है और आपकी आईटीसी कम रहती है, तो आपको अगर एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ता है और एंड यू आर श्योर कि ये क्वार्टर एंड के बाद जो आपके क्वार्टरली डीलर्स है वो अपलोड करेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उतनी आईटीसी, तो in that case you can go to the extent of 110%, और now from January onwards तो ये 105% हो जाएगा, तो 105% तक आप क्लेम कर सकते हो। बट इसमें जैसे सर ने आगे बताया कि इन केस वी आर क्लेमिंग रिफंड वेदर ऑफ एक्सपोर्ट्स और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, अगर हम कोई रिफंड क्लेम करते हैं तो वो केस में हमें सिर्फ जीएसटी या 2A में जितना दिख रहा है उतना ही रिफंड मिलने वाला है। तो इन वे क्या होगा कि आप आपके बुक्स के हिसाब से क्लेम करते हो या 105% के हिसाब से भी क्लेम करते हो, तो जब आप रिफंड मांगने जाओगे तब तो आपको सिर्फ 2A में दिख रहा है उतना ही मिलेगा, तो इन वे वो 5% या जो भी आप एक्सेस क्लेम कर रहे हो तो वो तो वैसे भी लॉस हो जाने वाला है, वो क्रेडिट फिर कभी भी आपकी यूटिलाइज नहीं होने वाली है। तो जो केस में आप रिफंड क्लेम करने वाले हो, पर्टिकुलरली जो भी क्लाइंट दुबई बेस्ड है उनको मोस्टली एक्सपोर्ट होता है तो वो रिफंड क्लेम करते हैं, तो वो केस में वी आर सजेस्टिंग कि आप जितना भी जीएसटी या 2 है या फिर अभी गवर्नमेंट 2B इंट्रोड्यूस करेगी तो 2B के हिसाब से ही आप अपनी आईटीसी क्लेम करो, और बाकी की जो भी नहीं दिख रही है तो आप आपके वेंडर से फॉलो अप करो कि ये केस में क्या करना चाहिए, फटाफट आप इनवॉइसेस अपलोड करो तो हमें हमारा आईटीसी का क्लेम मिल पाए। तो इन लाइन विथ ये जो इश्यू है कि मैं पर्टिकुलरली 2A के साथ में ये इश्यू को भी क्लब कर रहा हूँ कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको ऑलरेडी 2A वाला तो रिस्ट्रिक्शन है ही, बट एडिशनल एक रिस्ट्रिक्शन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल जो आया हुआ है कि आपकी जो भी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो उसका जो भी वैल्यूएशन है तो दैट शुड नॉट बी मोर देन योर डोमेस्टिक सप्लाईज, उसका 1.5 टाइम्स उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली ये प्रोविजन इंसर्ट करने के पीछे लॉजिक तो यही है कि कुछ कुछ लोग क्या करते थे कि एकदम ओवर वैल्यूएशन करते थे अपने गुड्स का, जैसे डोमेस्टिक मार्केट में वो गुड्स की वैल्यू 1000 रुपए हो तो एक्सपोर्ट में उसकी वैल्यू 5000 या 10,000 करके बेचते थे ताकि उसका हायर रिफंड मिल पाए। तो ये इश्यू गवर्नमेंट के ध्यान में बहुत आने लगा लास्ट ईयर में, तो फिर उसको मिटिगेट करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया, पर्टिकुलरली ट्रेड एंड इंडस्ट्री के भी काफी रिकमेंडेशन गए कि एक्सपोर्ट में जो भी गुड्स होता है वो हाई क्वालिटी का होता है, थोड़ा डोमेस्टिक से सुपीरियर क्वालिटी का होता है, तो फिर उन्होंने ये 1.5 टाइम्स का कैपिंग रखा, तो कि आप डोमेस्टिक में सेम गुड्स अगर 1000 रुपए में बेच रहे हो तो एक्सपोर्ट में मैक्सिमम आप वो 1500 रुपए तक बेच पाओगे। मतलब इन वे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतने में ही बेचना है, अगर आप वो गुड्स 1600 रुपए में बेचते हो तो दैट इज फाइन फॉर द पर्पज ऑफ योर इनकम टैक्स और फॉर द पर्पज ऑफ योर जीएसटी, बट जब आप रिफंड क्लेम करने जाओगे तो उसकी वैल्यू 1500 रुपए तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी और आपको प्रोपोर्शनेटली उतना ही 1500 रुपए का वैल्यूएशन गिन के ही फिर रिफंड मिलेगा। तो इन वे
आपका रिफंड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो वी आर सजेस्टिंग कि ये केसेस में आपको क्या करना चाहिए। एक तो पर्टिकुलरली जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करें, मोर इन केस ऑफ डायमंड, बिकॉज ज्वेलरी में थोड़ा गोल्ड का रेट इंटरनेशनली सेम रहता है, तो उसमें थोड़ा लिटिल बिट कम इश्यू आता है। बट डायमंड के केसेस में जहाँ पे ईच एंड एवरी स्टोन कमांड्स डिफरेंट वैल्यू, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा इश्यू आता है। तो वो केस में व्हाट वी आर सजेस्टिंग इन जनरली, तो कि आप एक अपना स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट मेंटेन करो। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट एक प्लस और माइनस 10 और 15% का वेरिएशन लेके आप एक अपना स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या इवन फोर्टनाइटली भी आप एक वो प्राइस लिस्ट मेंटेन कर सकते हो। वो चाहे तो आप आपकी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो कि अगर ये क्वालिटी का गुड्स है तो in that quality of goods we are selling our goods at this price, और उसको टाइम टू टाइम हम अपडेट करोगे तो वैसा एक स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट आपका एक इंटरनल भी हो सकता है, या फिर आप कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क लेके भी उसको आप डील कर सकते हो। जैसे सर्टिफाइड स्टोन में अपने पास जो रेपनेट रहता है कि उसका जो रेट है उस पर मोस्टली सब लोग डील करते हैं। तो ऐसे अनसर्टिफाइड गुड्स में भी अगर कोई एक एक्सटर्नल बेंचमार्क हम बना पाते हैं तो उसका बेस लेके भी अगर हम वर्क करें तो दैट विल बी बेनिफिशियल। और अगर ऐसा है कि आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में मल्टीपल क्वालिटी के गुड्स में डील कर रहे हो, जैसे मोस्टली लोगों के केस में होता है कि अलग अलग टाइप के कैरेट वाइज भी क्वालिटी वाइज भी अलग अलग टाइप के गुड्स रहते हैं, तो उसमें भी आपको ये करना है कि आपके जो भी अलग अलग क्वालिटी के गुड्स है तो आपके इनवॉइस पे भी आप प्रॉपरली मेंशन करो कि ये VVS1 2 जो भी आपकी डिफरेंट क्वालिटीज आती है। फिर अगर वो साइट होल्डर वाला गुड्स है या विदाउट सर्टिफिकेशन वाला गुड्स है, तो जो भी आपके डिस्टिंक्शन जितने भी, अगर 50 टाइप के गुड्स है तो 50 टाइप के आपके पास अलग अलग डिस्टिंक्शन होने चाहिए, तो आप कंपेरिजन इजीली कर पाओगे और एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग रिफंड आप आपके ऑफिसर को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओगे। बिकॉज अदरवाइज होता क्या है कि अगर आप आपके ऑफिसर को देते हो कि मेरे ड्यूरिंग द मंथ 50 लोकल सेल के इनवॉइस थे और 100 एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस थे, तो व्हाट ऑफिसर विल डू कि एक्सपोर्ट में जो भी आपका एकदम हायर रेट एवरेज रेट वाला जो भी इनवॉइस होगा और डोमेस्टिक में एकदम लोअर रेट वाला जो इनवॉइस होगा वो दोनों को कंपेयर करेगा। तो डोमेस्टिक में जो भी एकदम लोअर क्वालिटी वाला गुड्स है उसके फिर 1.5 टाइम्स वाला कर देगा, तब का पूरा रिफंड लॉस्ट हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर जस्टिफाई आप कर पाओगे ऑफिसर को, तो इन अ वे आपको ये एक चीज करनी है। और एडिशनली आप ये भी कर सकते हो कि आप जो भी मंथली बेसिस पे आपके बैंक्स में भी जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करवाते हो, या फिर आपके जो भी वैल्यूअर्स भी रहते हैं जो स्टॉक को सर्टिफाई करते हैं एनुअल बेसिस पे, तो जनरली करते ही है, तो आप वो प्रैक्टिस आपको बिल्टअप करनी चाहिए। इवन ऑन मंथली बेसिस जब आप रिफंड एप्लीकेशन भी इन्वर्ट कराते हो तो उस टाइम पे भी आप एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का अगर सर्टिफिकेट लेते हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। ओके, तो ये कंटेक्स्ट में जैसे मैंने आगे बताया कि एक ही आपको 1.5 टाइम्स वाला ध्यान में रखना है एक्सपोर्ट के केस में, और दूसरा ध्यान में रखना है कि अगर आपके वेंडर्स टाइम टू टाइम अपलोड नहीं कर रहे हैं इनवॉइस, तो आप एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाओ या एक SOP बनाओ कि वो वाले वेंडर्स से आपको कैसे डील करना है। कि आपको ऑटोमेटिक मेल शूट आउट करना है कि जितने भी वेंडर्स का GST या 2A या 2B में नहीं दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली कैसे, अभी कोई जैसे बड़ी कंपनी हो तो उसके थाउजेंड्स ऑफ वेंडर हो सकते हैं और उसमें 100 लोगों ने अगर GSTR1 में फाइल नहीं किया और आपको 2A में नहीं दिख रहा है, तो इट विल बी वेरी टीडियस टास्क कि आप 100 लोगों को पर्सनली आइडेंटिफाई करो, उसके मेल ID ढूंढो और आपका कोई भी अकाउंट का एक पर्सन उसको मेल करेगा, तो दैट विल बी वेरी टीडियस। तो आप उसमें कुछ भी ऑटोमेशन वगैरह कुछ अगर सेट कर पाओगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। My colleague Savan will be talking more on this aspect in a later part. Right now we are moving into QRMP scheme, जिसके ऊपर आप काफी लोगों को मैसेजेस पिछले 3-4 दिनों में आ रहे होंगे कि डियर टैक्स पेयर यू आर माइग्रेटेड टू मंथली सिस्टम और क्वार्टरली सिस्टम। काफी क्लाइंट्स की भी क्वेरी आती थी कि इसमें क्या करना है। तो आपको लगेगा कि आपका टर्नओवर तो अपनी इंडस्ट्री में मोस्टली सबका 5 करोड़ के ऊपर ही रहता है, तो ये क्यों लिया हुआ है ये आज के टॉपिक में। तो ये कवर करने का मेन एजेंडा अपना ये है कि आपका आपके ऊपर कंट्रोल है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के प्लस का रहेगा तो आप इसमें नहीं जाने वाले हो, बट आपका आपके वेंडर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है।
आप बहुत सारे ऐसे लोगों से डील करने वाले हो कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है, तो वो केसेस में आपको क्या करना है और उनसे कैसे डील करना है, तो दैट वी विल बी टॉकिंग अपॉन इट। तो जैसे 1 जनवरी से ये स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है जिनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है। तो इसमें 2 मेथड दिया हुआ है कि उनको क्वार्टरली बेसिस पे जो GSTR 1 और 3B है वो फाइल करना है, उनको टैक्स पेमेंट मंथली बेसिस पे करना है। तो उसमें 2 मेथड है कि या तो आप एवरी मंथ फिक्स 35% टैक्स पेमेंट कर दो थ्रू चालान, या फिर आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी माइनस ITC करके जो भी एक्चुअल आपके ITC एक्चुअल पेमेंट जो आ रही है वो आप उस बेसिस पे करो। तो ये 2 मेथड दी हुई है। तो पर्टिकुलरली आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, वी हैव वर्कड ऑन इट, कि जैसे इनको GSTR 1 और 3B दोनों क्वार्टरली बेसिस पे भरना है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने ये पॉइंट खड़ा किया कि अगर वो लोग GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे भरेंगे तो हम लोग को एज एन उनके कस्टमर उनके इनवॉइसेस दिखेंगे ही नहीं मंथली बेसिस पे, तो हाउ विल वी क्लेम आवर क्रेडिट। तो in order to mitigate this issue, they have introduced IFF, Invoices Furnishing Facility called, मतलब ये इन वे GSTR 1 के जैसा ही है, जिसमें वो B2B के सारे इनवॉइसेस अपलोड कर पाएंगे, बस उसको सबमिट या फाइल ऐसा कुछ नहीं करना है। इन वे उनको सारे ही B2B के इनवॉइसेस उसमें अपलोड करना है 11 तारीख से पहले पहले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई डीलर क्वार्टरली में भी जा रहा है ये QRMP स्कीम में, तो आपको उनको सिंपली एक सिस्टम जनरेटेड मेल शूट आउट करना है कि इवन दो यू आर गोइंग इनटू क्वार्टरली सिस्टम, काइंडली अपलोड आवर इनवॉइसेस बिफोर 11th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, ताकि आपको आपकी क्रेडिट मिल पाए और आप उसका टाइमली बेसिस पे रिफंड क्लेम कर पाओगे। अगर वो 11 तारीख तक नहीं करते, 12 तारीख को भी करते हैं, तो आप वो क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर पाओगे और आपको उसका रिफंड भी 1 महीने तक नहीं मिलेगा। मतलब इन पे आपका वर्किंग कैपिटल 1 महीने तक ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सब इश्यूज आपको ध्यान में रखना है। फिर हम आ जाते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ कुछ चेंजेस हुए, जैसे हम सब लोग अभी फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो एनुअल रिटर्न और ऑडिट कर रहे थे, विच इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर, और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये हिंट दे दिया है कि अभी बहुत हो गया है, अभी और एक्सटेंशन नहीं होगा, पर्टिकुलरली GST ऑडिट का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स एंड ऑल अदर ड्यू डेट्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट GST की ड्यू डेट, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्लियर ये ऑब्जर्वेशन था कि जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट लास्ट ईयर की 31 दिसंबर थी, उसको एक्सटेंड करते करते 1 साल एक्सटेंड हो गया है। तो अभी इसमें फर्दर एक्सटेंशन होने के कोई चांस नहीं है। तो वी आर राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स GST ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20, जिसमें ओरिजिनली तो ऐसा ही था कि जो 18-19 का एनुअल रिटर्न का फॉर्म है वो सेम फॉर्म ही रहेगा, बट वेरी ट्रिकीली दे हैव रिमूव्ड सर्टेन एग्जेम्पशंस। जो 17, 18, 18-19 में हम कुछ एग्जेम्पशंस की कुछ फील्ड रिपोर्ट नहीं करनी थी वो एंजॉय कर रहे थे, वो भी 19-20 में हमारे पास वो रिलैक्सेशंस नहीं रहेंगे। तो मैंने ब्रीफली इसमें कवर किया है कि हमें क्या क्या एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। आपको आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर 19-20 का अभी तक लॉक नहीं हुआ है आपका डेटा, अभी भी ऑडिट्स आर गोइंग ऑन, या फिर कुछ कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज में यू आर वर्किंग ऑन इट, तो आपको इतने चेंजेस आपके ERP में भी करवाने पड़ेंगे ताकि आप GST के ऑडिट में जो भी रिपोर्टिंग है वो प्रॉपरली कर पाओ। तो पर्टिकुलरली 17, 18, 18-19 में ऐसा था कि जो भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का बाइफरकेशन दे रहे थे, तो उसमें आप इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स में बाइफरकेशन ना भी देते तो भी चल जाता, बिकॉज इनिशियल ईयर था, सबके पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट नाउ गवर्नमेंट इज लाइक नाउ इट्स इनफ, तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कि आप इनपुट और इनपुट सर्विस का बाइफरकेशन भले ना दे पाओ, बट यू हैव टू कंपल्सरी गिव कैपिटल गुड्स का अलग से बाइफरकेशन। तो आप इनपुट और इनपुट सर्विसेज को भले इनपुट्स में मर्ज कर दो, बट कैपिटल गुड्स को आप बाइफरकेट करो। तो इसके पीछे का गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि कुछ जो लोग एक्सपोर्ट का या दूसरे रिफंड क्लेम करते हैं, तो उसमें कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है। फिर अगर आपको ITC कुछ आप एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में भी कुछ रिवर्सल करना है, तो आपको उसमें कैपिटल गुड्स का प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट रिवर्स करना होता है। ऐसे मल्टीपल जगह पे एक्ट में दिया हुआ है कि आपको कैपिटल गुड्स की ITC या तो प्रोपोर्शनेटली मिलेगी या प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना है। तो वो सब इश्यू एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ऑफिसर प्रॉपरली कर पाए, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला है कि कैपिटल गुड्स का अलग से बाइफरकेशन दो। थैंक यू सो मच।
फिर है कि ये जो 3 मैंने बुलेटेड पॉइंट्स दिए है कि उसका बाइफरकेशन 17, 18, 18, 19 में नहीं देना था, बट अभी देना है, जो कि डिमांड्स और रिफंड। आपने कितना ड्यूरिंग द ईयर क्लेम किया या कितनी कोई आपके ऊपर डिमांड आ गई, कोई शोकॉज नोटिस आ गई, तो वो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। फिर ये टेबल 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज ऑफ नाउ ऑडिटर्स के पास भी ये लिबर्टी थी कि ये रिपोर्ट नहीं करना था। इवन फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर ITC 04 भी एग्जेम्प्ट किया हुआ था कि आपको आपके जो जॉब वर्कर के पास अपने गुड्स जो बेचा है वो डिटेल्स आपको नहीं देनी है। बट फॉर 1920 आपको देना है कि डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143। तो ये क्या होता है कि आप आपके जॉब वर्कर को कुछ गुड्स बेचते हो मैन्युफैक्चर कराने के लिए, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न नहीं होता है, तो एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि वो 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न नहीं होता है तो आपको उसके ऊपर सप्लाई मान के टैक्स भरना है। अभी उसकी क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी कैसे मिलेगी उसके ऊपर एक्ट इज वेरी साइलेंट, बट एक्ट क्लियरली बोलता है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर वो रिटर्न नहीं होता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना है। तो आपको यहाँ पे एक लायबिलिटी डाल दी है कि आपको टेबल नंबर 16 में क्लियरली बताना है कि कौन सा गुड्स इनपुट 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न नहीं आया था, कौन से कैपिटल गुड्स मशीनरी आपने आपके जॉब वर्कर को दिए थे वर्क करने के लिए, वो 3 साल के अंदर अंदर रिटर्न नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रिटर्न करनी है, आपको रिपोर्ट करनी है इसमें। फिर है कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस विच इज नॉट रिटर्न। तो अगर आपने डोमेस्टिकली कोई गुड्स भेजा है या फिर अपने एक्सपोर्ट के केसेस में भी इंडिया के बाहर कोई गुड्स भेजा है जो 6 महीने के अंदर अंदर वापस नहीं आया है, तो वो गुड्स के ऊपर भी प्रावधान है कि आपको वो डीम्ड सप्लाई मान के उसके ऊपर टैक्स भरना है। अगर वो कस्टम्स के थ्रू भी आता है तो कस्टम्स भी आपको उसके ऊपर IGST पे करवाता है, और कुछ कुछ केसेस में BCD भी पेमेंट होता है। तो अगर वो पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको इसमें डिक्लेयर करना है, और ऑडिटर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर टैक्स पेमेंट कराना है। तो अभी भी आपके अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स लॉक नहीं हुआ है तो आई वुड अर्ज सबको कि जो भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तो वो पेमेंट करके आप वॉलंटरीली विथ इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, ताकि फिर उसके ऊपर आपको पेनल वो सब पेनल्टी और पेनल इंटरेस्ट ना भरना पड़े। फिर दूसरा एक जो हेडेक है सबके लिए कि HSN समरी भी रिपोर्ट करनी है। आउटवर्ड में वी कैन रिपोर्ट कि हमारे पास 3 या 4 लाइन आइटम ही होगी कि हम रफ डायमंड या पॉलिश डायमंड या जॉब वर्क करते हैं या दूसरे कोई मिसलेनियस गुड्स हैं, तो हमें उतनी ही देनी है। बट इनवर्ड सप्लाई में इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हम 1000 टाइप की आइटम अलग अलग परचेस करते होंगे, तो वो सबका स्टॉक मेंटेन करना, कितना इनवर्ड हुआ कितना आउटवर्ड हुआ, कितनी उसकी क्वांटिटी थी, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि वो कैसे करना है। इवन कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है, पर्टिकुलरली अदर देन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की मैं बात करूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग में पर्टिकुलरली इन्वॉल्व है, तो छोटे छोटे टूल्स कंज्यूमेबल डाइस जो होते हैं तो उसकी इन्वेंट्री रख पाना, उसके सबके अलग अलग HSN कोड होते हैं तो वो मेंटेन करना, रिपोर्ट करना। प्लस दूसरा एग्जाम्पशन ये है कि जो भी छोटे लोग हैं जिनका टर्नओवर कम है, 1.5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, तो उनको एग्जाम्पशन दिया हुआ है कुछ कुछ चीजों में कि आप HSN कोड आपके इनवॉइस पे रिपोर्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो अगर आप ऐसे लोगों से परचेस कर रहे हो गुड्स तो उनके इनवॉइस पे HSN कोड रहेंगे ही नहीं, तो आप कैसे वो सब इनवॉइस पे कौन कौन सी वो सप्लाईज है और उस पर आइडेंटिफाई करो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। तो ये एक चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और आपके जो भी इनवर्ड साइड पे जितनी भी अलग अलग लाइन आइटम्स है उस पे अभी से आप HSN कोड आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो, तो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न। फिर दूसरी रिलैक्सिंग चीज ये है कि जो भी हम 9C में जितने भी रिलैक्सेशन थे कि हमें वो सब रिलैक्सेशन विल रिमेन कंटिन्यू। नेक्स्ट, जस्ट आई एम टेकिंग अ पॉज। रिसेंटली जस्ट 2 दिन पहले हमने देखा कि सरप्राइजिंगली 2-3 नोटिफिकेशंस आ गए। तो जैसे सर ने बताया कि कलेक्शन पिछले 2 महीने में ग्रो हुआ है, बट जो इनिशियली 2017 में लेट मिस्टर अरुण जेटली जी और उनकी कमेटी जो GSTN की थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि स्टेट को एवरी ईयर 14% रेवेन्यू का ग्रोथ होगा, 14% ग्रोथ होगा, जो 2014-15 की बेस रेवेन्यू थी वहां से एवरी ईयर 14% का ग्रोथ मिलेगा।
तो वो इन अ वे नहीं मिल रहा है। और पिछली कुछ मीटिंग में हमने देखा है कि वो कंपेंसेशन के इश्यू के लिए काफी सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया था, फिर सेंटर को वो बोरोइंग करना पड़ा, फिर स्टेट को वो एज अ कंपेंसेशन वो पैसा देंगे, फिर कंपेंसेशन सेस भी इंक्रीज हो गए। तो उसके पीछे गवर्नमेंट की जो कमिटी थी उनको मेनली 2-3 इश्यू आइडेंटिफाई हुए, कि एक तो है कि बोगस बिलिंग, जो एक मेन जो घा बजा के लोग बोल रहे थे कि जीएसटी आने के बाद बोगस बिलिंग रुक जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं हुआ है। फिर है कि लोग बोगस रिफंड भी इतना क्लेम कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं वो ट्रांजिशन फेज भी था, प्रॉपरली रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म भी सेट नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यू हुए थे। तो अभी जो इन्होंने ये इश्यू आइडेंटिफाई किए तो उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ कुछ स्टेप लिए हुए हैं। तो पहला तो है कि बोगस बिलिंग की मेन फसाद की जड़ है कि जो लोग बोगस फॉर्म खोल खोल के बैठ गए हैं, तो उनको मिटिगेट करने के लिए अभी जो पहले इनिशियली डीम्ड अप्रूवल मिल जाता था 3 दिन के अंदर अंदर नए जीएसटी नंबर का, उसको बढ़ा के 7 दिन कर दिया है, ताकि ऑफिसर को सोचने विचारने का और प्रॉपरली सब डॉक्यूमेंट देखने का टाइम मिले, वो जज पाए कर पाए कि ये पर्सन जेन्यून है कि नहीं। फिर दूसरा अभी थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस हुआ था कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कराना है। मतलब आपका आधार कार्ड से लिंक हो, तो गवर्नमेंट ये अज्यूम करती है कि जब भी आपने आधार कार्ड लिया है तो आपका बायोमेट्रिक उसमें रिकॉर्ड हुआ है, मतलब यू आर अ जेन्यून पर्सन। तो अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है या उसमें ओटीपी लिंक नहीं है, दूसरे व्हाट्सएवर प्रॉब्लम्स है आपके आधार कार्ड में, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको सस्पिशियस नेचर में देख रही है और आपको डीम्ड अप्रूवल नहीं दे रही है। तो वो केस में पहले ऐसा था कि ऑफिसर आपकी प्रीमाइसिस पे आता था, वो विजिट करता था, उसकी एक रिपोर्ट बनाता और उसके बाद आपको नंबर मिल जाता था। लेकिन वो प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं लूप होल्स थे। तो उसको फर्दर मिटिगेट करने के लिए अभी क्या बोला गया है कि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली एक अलग फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। जैसे अपना जीएसटी डिपार्टमेंट होता है तो उसमें एक सेपरेट, जैसे ऑडिट का सेल होता है, रिफंड का सेल होता है, तो वैसे रजिस्ट्रेशन का भी शायद एक सेपरेट सेल बनाया जाएगा। वहां पे आपका ऑन द स्पॉट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, और वहां पे आपने जितने भी अदर देन आधार, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया या वोटिंग कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, अपने जो भी डॉक्यूमेंट दूसरे आप लेके गए हो, वो सब आपको फिजिकली दिखाने हैं पोर्टल पे। जो आपने अपलोड किया आपका लाइट बिल, वेरा बिल, वो सब आपको पोर्टल से और ओरिजिनली वहां पे लेके जाके वो सब मैच कराना रहेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि जो भी ओनर्स होते हैं तो वो ये सब प्रैक्टिकली चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनके जो भी अकाउंटेंट या कंसल्टेंट्स होते हैं वो ये सब देख लेते हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड वगैरह सब इतना मे नॉट बी अपडेटेड या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर वो केस में फिर ओनर को ऐसा बोला जाए कि आपको ये फलाने फलाने डिपार्टमेंट में जाना है, वहां पे जाके आपको ये सब वेरीफाई कराना है, बायोमेट्रिक भी कराना है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो एज एन एम्प्लॉय और कंसल्टेंट और अकाउंटेंट ऑफ दैट कंपनी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके कंपनी में जितने भी डायरेक्टर या प्रमोटर या पार्टनर्स है वो सबके आधार कार्ड जल्द से जल्द हो सके तो अपडेट करवाओ, चेक करो कि उसमें सब डेटा प्रॉपर है कि नहीं। इवन अभी तो ये हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल पैन कार्ड में नाम है मिहिर भाई और आधार कार्ड में सिर्फ मिहिर है, तो वो भी लिंक नहीं होगा और ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई स्पेलिंग का भी मिस्टेक है कि आई की जगह जगह डबल ई है, या ऐसा कोई माइनर क्लरिकल मिस्टेक भी है, तो इट विल नॉट गेट लिंक और आपको ये सब क्यूम्बरसम प्रोसेस से पास होना पड़ेगा, और इट विल टेक मोर देन 1 month टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इनटू जीएसटी। तो आप जल्द से जल्द हो सके तो आपके सारे डायरेक्टर प्रमोटर के ये सब आधार कार्ड चेक करो, और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो एज सुन एज पॉसिबल वो सब करेक्ट करवाओ। फिर है कि एक बहुत खतरनाक आर्बिटरी पावर अभी जीएसटी के ऑफिसर्स को दिया हुआ है कि नीचे की 3 कंडीशन अगर होती है, कोई सिचुएशन होती है, तो ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका नंबर कैंसल कर पाए। मतलब डायरेक्ट कैंसल नहीं करेगा, सबसे पहले ही विल सस्पेंड योर नंबर। सस्पेंड करने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर अंदर आप रिप्लाई दो कि ये क्यों मिस्टेक हुई है। अगर 30 दिन के अंदर आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाओगे तो आपका नंबर कैंसल हो सकता है। और एक बार नंबर कैंसिल होता है तो आपको फिर क्या क्या कंसिक्वेंसेज है वो तो पता ही है, कि आपका रिफंड अटक जाएगा, कि आपका जो भी एक्सपोर्ट करना है वो भी नहीं हो पाएगा। तो पहले कौन कौन सी सिचुएशन है वो हम देख लेते हैं। कि अगर आप आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 16, जैसे हमने आगे बताया कि वो 105% का एक कैपिंग रखा हुआ है,
तो उसके ज्यादा आप अगर लेते हो तो अभी ऑफिसर इतने स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम जनवरी या फिर अप्रैल ऑनवर्ड, अगर आपके जो GSTR 3B में रेड हाईलाइट्स हो रहे हैं तो वो केसेस में ऑफिसर के पास पावर रहेगा कि आपको वो एक नोटिस भेज के पहले तो नंबर ही सस्पेंड कर देगा ताकि आप फर्दर कोई सप्लाई भी ना कर पाओ। इवन नंबर एक बार सस्पेंड हो जाएगा तो कोई आपका वेंडर या कस्टमर ई वे बिल भी जनरेट नहीं कर पाएगा, तो आपके बिजनेस को काफी इम्पेक्ट हो जाएगा इससे। नहीं ले सकते कि चलो ये 2 इनवॉइस नहीं आए तो नेक्स्ट मंथ रिटर्न में शो कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कॉस्ट आपके बिजनेस पे हो सकती है, ऐसा हो सकता है। वो एक लाइन है कि इफ यू थिंक कंप्लायंस इज वेरी कॉस्टली देन ट्राई नॉन कंप्लायंस, तो वैसी वाली चीज अभी हो जाएगी। तो प्लीज एंश्योर कि आप ITC भी प्रॉपरली क्लेम करते हो। फिर दूसरा है कि आपका GSTR 1 में जो आप लायबिलिटी शो करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की लायबिलिटी GSTR 1 में दिखाई, लेकिन जब GSTR 3B भरने की बारी आई तो आपने 95,000 या 90,000 ही दिखाया, तो वो केसेस में भी ऑफिसर के पास पावर है कि उसको लगता है कि यहाँ पे रेवेन्यू लीकेज हुआ है तो ही कैन सस्पेंड योर नंबर। फिर अभी ये जो रातों रात नया रूल 86B इंसर्ट किया गया है विच इज कॉल्ड वेरी ड्रैकोनियन रूल। इसमें बोला गया है कि जो पर्सन का टैक्सेबल टर्नओवर, आई एम रिपीटिंग टैक्सेबल टर्नओवर, तो इसमें आपको पहले तो एक्सपोर्ट नहीं गिनना है और दूसरा एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है वैसे सप्लाई नहीं गिनना है। तो मैं पर्टिकुलरली जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करूं तो आपका अदर देन एक्सपोर्ट और SEZ सप्लाईज जो भी लोकल सेल और DDA सेल होता है वो पर मंथ 50 लाख से ऊपर का होता है, एवरी मंथ नॉट ईयर, 50 लाख का होता है तो आपको ये रूल एप्लीकेबल होगा और आपको एटलीस्ट 1% पेमेंट कैश के थ्रू करना पड़ेगा। इसको मैं और सिंपलिस्टिकली समझाऊं तो आपका GSTR 3B में लायबिलिटी आ रही है ग्रॉस लायबिलिटी, सेल्स के ऊपर 1 लाख रुपए की लायबिलिटी आ रही है और आपके पास ITC पड़ी है फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए की, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि भले ही आपके पास 1.5 लाख रुपए की ITC है बट यू कैन मैक्सिमम यूटिलाइज इट 99,000। 1% आपको 1,000 रुपए का पेमेंट तो चलान के थ्रू ही करना पड़ेगा। बट इसमें पर्टिकुलरली एक 2-3 वेरी वेलकम रिलैक्सेशन दिए हुए हैं कि आप ये 2-3 कंडीशन में फुलफिल होते हो तो आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। एक तो है कि आप पिछले 2 साल में 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे करते हो। आई एम रिपीटिंग इनकम टैक्स, मतलब मोस्ट ऑफ जो लार्ज प्लेयर्स है जो इतना टैक्स पे करते हैं, जो लॉस मेकिंग कंपनियां शायद उनको ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और 1 लाख टैक्स पे करते हैं तो उनको ये रूल से रिलैक्सेशन दिया हुआ है तो उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट इन अ वे ये अस्यूम करती है कि जो भी पर्सन 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे करता है तो वो इन अ वे तो जेन्युइन ही हो सकता है, इतना वो बोगस बिलिंग या उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। दूसरा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा का GST का इधर एक्सपोर्ट में या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम करते हो तो भी आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये 2 आपको वेरी वेलकम रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, तो वो केस में आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बट आपको श्योरली ये देखना है कि अगर आप 1 और 3B फाइल कर रहे हो तो वो प्रॉपर होना चाहिए, ITC क्लेम कर रहे हो तो वो जैसा आगे बताया तो वो रेड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका नंबर सस्पेंड हो सकता है। एक बार नंबर सस्पेंड हो गया तो आपके जितने भी रिफंड क्लेम पेंडिंग है वो भी सस्पेंड हो जाएंगे और आप नया कोई रिफंड क्लेम कर भी नहीं पाओगे, तो इन अ वे आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल काफी ब्लॉक हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट मैंने ये सब पॉइंट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं कि रिसेंटली जो एक 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला है, तो मैं अभी से ये कवर कर रहा हूँ कि जैसे हम HSN कोड अपने इनवॉइस पे लिखते हैं, अभी तक हम 4 डिजिट लिखते थे और एक्सपोर्ट के केसेस में 8 डिजिट लिखते थे। तो 1 अप्रैल से गवर्नमेंट फर्दर इसको इंक्रीज कर रही है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है तो आपको वो 4 की जगह 6 डिजिट लिखने हैं और एक्सपोर्ट के केसेस में तो इनफ है 8 डिजिट लिखने ही है। बट एज अ पर्सनली वी आर रिकमेंडिंग कि अगर आप एक्सपोर्ट के केसेस में तो पहले से 8 डिजिट लिख ही रहे हो तो इनफ B2B के केसेस में लोकल में भी आपको कोई इश्यू नहीं आना चाहिए 8 डिजिट लिखने के लिए, तो उससे एक प्रॉपर रिपोर्टिंग भी हो पाएगा।
पर्टिकुलरली डायमंड के केस में क्या होता है कि रफ और पॉलिश डायमंड के इनिशियल 4 डिजिट सेम ही रहते हैं, 7102 7102, जो पीछे के 4 डिजिट है वही डिफरेंट है कि 3100 या 3910। तो अगर आप 8 डिजिट लिखते हो तो फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड या फिर कोई नोटिस आती है दूसरे व्हाट्सएवर मैनर में आप आपके ऑफिसर को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आप 8 डिजिट ही सब में लिखते हो तो दैट विल बी बेटर। बट एज ऑफ नाउ मैंडेटरीली ये बोला हुआ है कि आपको 6 डिजिट लिखने हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। अभी हम जो रिसेंट डेवलपमेंट होने वाला है 1 जनवरी से, जो नेक्स्ट वीक से आपको एप्लीकेबल होने वाला है उसकी बात करते हैं कि जैसा 1 अक्टूबर से रोल आउट हो गया ई इनवॉइस, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उनको एप्लीकेबल होगा। तो अभी इसका वर्जन 2.0 आ रहा है जो जिसमें लिमिट कम करके 100 करोड़ कर दी है। एंड वी आर एंटिसिपेटिंग कि 1 अप्रैल से शायद ये 100 करोड़ की लिमिट फर्दर ट्विक करके और कम होगा। मतलब इन अ वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ई इनवॉइस के थ्रू कनेक्ट करने की बात इसमें हो रही है। जैसे हम पहले पीरियोडिक रिपोर्टिंग में थे कि मंथ एंड के बाद हमको सारा रिपोर्टिंग करना है, तो अभी हमको डे टू डे ये सब रिपोर्टिंग, ट्रांजैक्शनल रिपोर्टिंग पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है। न ये जो बोगस बिलिंग और वो सब जो चल रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए कहीं ना कहीं हम ये स्टेप बोल सकते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई वे बिल विद ई इनवॉइस पोर्टल भी होने वाला है कि आपने ई इनवॉइस बनाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें ई वे बिल पोर्टल पे भी आ जाएगी, आपको वापस से वो सब नहीं बनाना पड़ेगा और इवन गवर्नमेंट भी उसको ट्रैक कर पाएगी। और अभी आगे के महीनों में तो ऐसा होने वाला है कि जो भी आपके ई इनवॉइस में जो डेटा अपलोड किया है वो बाय डिफॉल्ट GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। एज ऑफ नाउ इसमें आप चेंज कर सकते हो, ऐसा प्रावधान है, लेकिन शायद इन फ्यूचर ऐसा भी हो जाएगा कि वो डेटा ही पूरा लॉक रहेगा GSTR 1 में, शायद ऐसा हो सकता है। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग लिटिल बिट लीनियंट बिकॉज ये ट्रांजिशनल फेज है, बट एक बार ई इनवॉइस थोड़ा प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में तो ये इसमें भी शायद एक लॉक आ सकता है। तो इसके ऊपर ज्यादा बातें करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट माय कलीग सावन शर्मा, जो आपको ई इनवॉइस क्या है, कैसे वर्क करता है और आपको कैसे वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसके ऊपर वो आपको ज्यादा बता पाएगा। तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू सावन। थैंक यू। और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे दैट वी कैन कवर एट लास्ट। थैंक यू। थैंक यू मिहिर, दैट वाज सर्टेनली एन आई ओपनर, काफ़ी जानकारी भरा सेशन था। नाउ सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जैसे मिहिर ने बताया कि ई इनवॉइसिंग जो एक बहुत बड़ा स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, जिसके चलते उन्होंने पहले ही 500 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनीज पे मैंडेट कर दिया है फ्रॉम 1 अक्टूबर। हालांकि बातें तो पिछले साल से ही चल रही थी अक्टूबर से, लेकिन ये कोविड की सिचुएशन की वजह से डिले करते करते 1 साल डिले हो गया। एंड नाउ गवर्नमेंट इज क्विकली मूविंग के जितने ज़्यादा बिजनेसेस को कवर कर सके ई इनवॉइस में उतने ज़्यादा बिजनेसेस को कवर कर सके। तो अभी फ्रॉम 1 जनवरी दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट वीक विद इन 7 days ये 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होने वाला है। एंड इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि हम अपने आप को गियर अप कर ले इस चीज़ के लिए। तो ई इनवॉइस का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने बताया कि 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी पे होगा और इसमें टर्नओवर में सिर्फ टर्नओवर में जो इंक्लूड होगा वो होगा कि आपका इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस है वो भी इस टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा अंडर सेम पैन। सिर्फ एक एग्जाम्पशन जो दिया गया है वो है SEZ यूनिट्स के लिए कि जो भी यूनिट्स SEZ में काम कर रहे हैं उनको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट और SEZ में अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। और तो इसका जो प्रोसेस है अगर हम मैन्युअली करने जाए तो काफी टीडियस हो जाता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में बात करूंगा। तो उसकी वजह से इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि हम इसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको ऑटोमेट कर सके, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का यूज कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ई इनवॉइस का प्रोसेस क्या है कि किस तरह से काम करेगा ये, कि आपकी ERP या अकाउंटिंग सिस्टम जो भी होगी वहां पे आपके इनवॉइस की एक जेसन फाइल जनरेट होगी जिसको आपको अपलोड करना पड़ेगा GST के ई इनवॉइस पोर्टल पे, और वो जो जेसन होगी उसको पोर्टल प्रोसेस करेगा।
पहले डुप्लीकेशन चेक करेगा, अगर यूनिक इनवॉइस नंबर है तो उसके ऊपर अगेंस्ट दैट इनवॉइस एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दैट इज IRN जनरेट करेगा, और IRN के साथ साथ में QR कोड, डिजिटल सिग्नेचर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, ये सब भी जनरेट होगा अगेंस्ट दैट इनवॉइस। एंड जो बायर होगा, ऐसा हालांकि गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि जो बायर होगा उसको GST सिस्टम के द्वारा एक मेल में ही ई इनवॉइस मिल जाएगा, और जिसने ई इनवॉइस जनरेट किया है मतलब कि सेलर को एक जेसन फाइल मिलेगा जो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर उसको वापस सिस्टम के रीडेबल फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी टीडीएस है, और इसके काफी सारे इम्पैक्ट्स ये हो सकते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम और बिजनेसेस है उस पर आ सकता है, और जो ट्रांजैक्शन डेटा है वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। गॉन आर द डेज के हम बैक डेटेड इनवॉइसेस कर सकेंगे। मतलब जो प्रपोज किया गया है वो है कि जिस डेट पे आपका इनवॉइस जनरेट हुआ है उसी डेट पे आपका ई इनवॉइस भी जनरेट होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट अभी लीनियंट चल रही है थोड़ा, पर वो कब तक चलेगी दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट। तो अभी आप पिछले 3-4 दिन वाला इनवॉइस अगर जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होगा वो है कि अगर आपका इनवॉइस में कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स का विंडो है। उस 24 आवर्स के विंडो में अगर आप चेंजेस करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस टाइम में 24 आवर्स के बाद आपका अगर चेंज आता है तो वो चेंज करने के लिए हमको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का यूज करना पड़ेगा। और सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि हमारा इनवॉइसेस ई इनवॉइस में कन्वर्ट करने से पहले एक प्रॉपर वैलिडेशन सिस्टम होना चाहिए जो डिमांड करता है रोबस्ट प्रोसेस और कंट्रोल्स को। नाउ ऑटोमेशन पोर्टल का मैं आपको एक डेमो दूंगा, पर वो पोर्टल किस तरह से काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब वो 3 क्लिक प्रोसेस है, मतलब आपको अपलोड करना है, सबमिट करना है और डाउनलोड करना है। अपलोड क्या करना है, तो एक इनपुट एक्सेल फाइल होती है जिसमें आप अपने इनवॉइसेस की डिटेल डालेंगे ऑलरेडी प्री डिफाइंड फॉर्मेट में, गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया फॉर्मेट है उसमें, और उसको जब आप अपलोड करके सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आपको जेसन जनरेट करने की जरूरत नहीं है, पोर्टल ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस कर लेगा, जेसन कन्वर्ट कर लेगा, उसके अगेंस्ट में डुप्लीकेशन चेकिंग कर लेगा, QR कोड जनरेट कर देगा, IRN नंबर जनरेट कर देगा, डिजिटल सिग्नेचर जनरेट कर देगा। और इट्स वेरी गुड कि ये हम ERP के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब अगर चाहते हैं तो कम से कम मैन्युअल इंटरवेंशन, जैसे अगर पोर्टल पे भी आपको 3 क्लिक करना पड़ेगा, ERP में तो जब हम सेल्स बुक करते वक्त ही आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। और ये ई इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा ई-वे बिल और GSTN पोर्टल के साथ। एंड जो 100 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी है, जबकि 500 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को डायरेक्ट API एक्सेस मिला था, 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को नहीं मिला है। तो जो भी 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच वाली टर्नओवर कंपनीज है उनको कंपल्सरीली GSP के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड ERP के थ्रू जाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ERP मतलब जो ERPs GST पोर्टल पे रजिस्टर हो चुके हैं वो। अभी हम एक डेमो पे चलते हैं, मैं आपको डेमो शो करूंगा, पर डेमो शो करने से पहले इट इज वेरी नेसेसरी कि आप एक बार एक्सेल शीट देख लें। ये है हमारी एक्सेल शीट जिसमें 85 कॉलम्स प्री डिफाइंड की गई हैं, और इसमें रहेंगे आपके इनवॉइसेस के डेटा सारे, मतलब हर चीज। इसमें जो भी रेड एस्ट्रिक मार्क वाली दिख रही है वो मैंडेटरी है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बोलती कुछ है करती कुछ है, इसमें काफी सारी डिटेल्स ऐसी अगर हम भर के ना दे तो भी एरर थ्रो करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो आपको फिल्ड इन दिख रही है यहाँ पे वो सारी भरनी कंपल्सरीली हो जाती है। 85 कॉलम्स है यहाँ पे इस शीट में। अभी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ पोर्टल पे लाइव। इसी शीट के जो इनवॉइस डिटेल्स है मैं उसको ई इनवॉइस में जनरेट करके दिखाऊंगा। जब आप ये पोर्टल पे आएंगे तो उसके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि कितने इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं और कितने इनवॉइसेस कैंसिल किए गए हैं।
जब मैं अपलोड इनवॉइस पे जाता हूं तो मुझे फाइल सिलेक्ट करने के लिए कहेंगे। मैं वो फाइल सिलेक्ट करूंगा और उसके अगेंस्ट में जो जीएसटी नंबर है उसको सिलेक्ट करूंगा। ये जो कंपनी का खुद का जीएसटी नंबर है वो होगा। जब मैं सबमिट करता हूं तो एट द बैक ये सारा प्रोसेस कर रहा है, मतलब एक एक इनवॉइस का जेसन जनरेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में IRN QR कोड और वो सब फैच कर रहा है और एक आउटपुट मैसेज देगा कि आउटपुट फाइल इज जनरेटेड। और जब इनवॉइस आउटपुट पे मैं जाता हूं तो मुझे मेरे जनरेटेड इनवॉइसेस दिखेंगे एंड जब मैं डेट के साथ उसको सर्च करूंगा डेट के साथ सर्च करूंगा तो मुझे मेरे अभी के जो जनरेटेड है, हमने जो अभी जनरेट किए हैं वो सारे इनवॉइसेस दिखेंगे, जिसमें जब मैं ये एक्सपांड करता हूं तो अगेंस्ट ईच इनवॉइस मुझे एक्नॉलेजमेंट डेट दिखेगी टाइम स्टैम्प के साथ, IRN नंबर दिखेगा और कौन से यूजर ने जनरेट किया है वो भी दिखेगा। यहाँ से मैं प्रीव्यू इनवॉइस भी देख सकता हूँ जिसमें ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का दिया हुआ QR कोड है वो भी होगा, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट। ये सब होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद इट इज मैंडेटरी कि आपके इनवॉइस पे QR कोड, IRN नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, वो सब होना कंपलसरी है। अभी इसको मैं इनकी सारी एक्सेल शीट भी निकाल सकता हूं। यहाँ पे एक्सेल बटन पे क्लिक करके, ये जैसे ही मैं एक्सेल बटन क्लिक करूंगा तो मेरी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें ऑलरेडी मेरे IRN नंबर, QR कोड और उन सब की डिटेल्स मुझे ऑलरेडी मिल जाएगी। मैं आपको एक्सेल शीट ओपन करके दिखाता हूं ताकि आउटपुट में क्या है वो भी दिख जाएगा। इस टाइप की एक्सेल जनरेट होगी जब हम डाउनलोड करते हैं और उस एक्सेल शीट में आपका जीएसटी नंबर होगा, बायर का नेम होगा, डेट ऑफ क्रिएशन होगा, मतलब डेट ऑफ क्रिएशन मतलब इनवॉइस डेट कौन सी डेट पे क्रिएट हुई है वो, इनवॉइस नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, IRN नंबर, कौन से यूजर ने जनरेट किया है, और अगर कैंसिल डेट है तो कैंसिल डेट भी होगी। वापिस चलते हैं पोर्टल पे। जो एक्सेल मैंने दिखाई थी आपको, अगर वो सारी डिटेल्स आपको फिर से डाउनलोड करनी है तो आउटपुट फाइल में जाना होगा और वहां से जो फाइल जनरेट हुई है उस टाइम की आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। कैंसल इनवॉइस की भी फैसिलिटी इसी में अवेलेबल है, जहां पे सिर्फ मुझे मेरा IRN नंबर डालना है और कैंसिलेशन का रीजन डालना है और सबमिट करना है। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा योर IRN हैज बीन कैंसल्ड, इस तरह से मैसेज आ जाएगा और इनवॉइस आउटपुट में जाके जब मैं उसको फिल्टर आउट करता हूं तो मुझे रेड बार में दिखेगा वो जो भी कैंसल्ड इनवॉइस होगा कैंसल डेट के साथ। ओके, और जब इसकी मैं एक्सेल डाउनलोड करूंगा तो कैंसल डेट के साथ की एक्सेल शीट मिलेगी मुझे। तो ये तो था, मैंने जो आपको दिखाया वो था ई इनवॉइस में किस तरह से हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ला सकते हैं। लेकिन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन दूसरी कौन सी सर्विसेज में यूज हो सकता है, जैसे कि मिहिर और नीरव सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि GST ITC वैलिडेशन के वक्त हम इसे यूज कर सकते हैं, जिसमें अभी 2A के साथ हम रिकंसाइल करेंगे हमारे बुक के डेटा को और आगे जाके 2B के साथ।
TDS TCS के रिकंसिलिएशन में इसको यूज कर सकते हैं। एंड रोबोटिक प्रोसेसन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हर उस चीज में जहां पे आपका टास्क रिपीटेटिव होता है और प्रोसेस डिफाइंड होता है, उसमें आप रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को यूज कर सकते हैं। नाउ विल बी ग्लैड टू हैव योर क्वेरीज। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड विल आंसर देम। प्लीज आप अपनी क्वेरीज शेयर कीजिए। हम चैट बॉक्स में भी देख रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू आंसर दैट। आप अनम्यूट करके भी आपकी क्वेरी पूछ सकते हो। हमें फॉर्म के वक्त भी फॉर्म जो आपने फिल किया था, फॉर्म जो आपने फिलअप किया था, तो उसमें भी काफी सारे क्वेरीज आई है। जैसे ई इनवॉइस सिस्टम क्या है उसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। मीर, आई हैव अ क्वेश्चन कि how to manage claiming ITC in GSTR 3B if same is not reflecting in GSTR 2A 2B due to non-upload by supplier। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन सावन, जिसने भी पूछा है। तो जैसे ये आगे की स्लाइड्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको ITC का जो भी क्लेम है दैट विल बी ओनली अवेलेबल टू द एक्सटेंड ऑफ GSTR 2A या 2B में जो भी दिखेगा उतना ही मिलेगा। तो अगर कोई आपका वेंडर इनवॉइस उसमें अपलोड नहीं करता है 2A में, तो देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल एट योर एंड एज वेल एज ऑटोमेशन भी उसका हो सकता है कि एक तो सबसे पहले आप जैसे नॉर्मली कोई पार्टी पेमेंट भी नहीं करती है तो हम उसका फॉलो अप करते हैं कि ये बिल का पेमेंट क्लियर करो, पेमेंट क्लियर करो। तो एडिशनली हमें ये भी एक फॉलो अप करना पड़ेगा कि आपका ये इनवॉइस नहीं दिख रहा है GSTR 2A में, तो काइंडली अपलोड द इनवॉइस। फिर आपके दूसरे जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है कि नेक्स्ट इनवॉइस का जो भी पेमेंट आप होता है तो उसमें भी आप कैसे डील करते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल वे टू डील विद कि आप अगर वेंडर का इनवॉइस नहीं दिख रहा है तो आप वो सब मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। फिर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इनवॉइसेस नहीं दिख रहा है इसमें, तो उसके लिए भी आप 2A और उसके साथ रिकंसिलिएशन करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर कोई डीलर अगर क्वार्टरली है तो आप उसको बोल सकते हो कि आप मंथली बेसिस पे एटलीस्ट GSTR 1 में अपलोड कर दोगे तो हमें काफी हेल्पफुल हो जाएगी वो चीज। तो ये 3-4 चीज अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से तो इश्यू रिजोल्व हो सकता है। काफी लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि टैली के साथ किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। टैली के साथ एक एडिशनल TDL, जो अगर आप टैली ERP 9 यूज कर रहे हैं तो, या फिर उससे एक वर्जन पुराना, तो उसमें TDL एडिशनल हो सकता है और जिसके थ्रू आप ई इनवॉइसिंग इन द टैली इटसेल्फ कर सकते हैं। और अभी नया जो वर्जन आ रहा है टैली का, टैली प्राइम, उसमें ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग इनबिल्ट होगा। मतलब आप उसमें से डायरेक्टली ई इनवॉइस आई एम सॉरी जनरेट कर पाएंगे डायरेक्टली थ्रू टैली प्राइम। एंड जो API इंटीग्रेशन के लिए भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डायरेक्ट API इंटीग्रेशन, तो मैंने जैसे कि बताया कि 100 से 500 करोड़ की टर्नओवर वाली जो भी कंपनी है उनको डायरेक्ट API इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं होगा, तो उनको या तो GSP के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर एक रजिस्टर्ड ERP होता है उसके थ्रू जो GST नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, रजिस्टर्ड हो। एंड जो पोर्टल मैंने अभी आपको दिखाया उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द ASP। तो हम भी डायरेक्ट आप हमारे पोर्टल में भी डायरेक्ट दिस ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। राजनाथ शुक्ला पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल इन केस ऑफ नॉट एबल टू डिलीट इनवॉइस विद इन 24 आवर्स ऑन इनवॉइस पोर्टल, वेदर एंट्री कैन बी डिलीटेड इन GSTR 1।
जीएसटी 1 में आपको मिलेगी, पर अगर 24 आवर्स में कैंसिल नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस आपको क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट का यूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी चेंजेस। 24 आवर्स में अगर कैंसिल नहीं कर पाते तो उसके लिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड काफी सारी ऐसे एसोसिएशंस हैं जो उठ के आ रही है कि उनको ये प्रॉब्लम फेस, तो इट इज नेसेसरी और शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस लेके आएंगे, बट राइट नाउ सिर्फ 24 आवर्स वाला विंडो ही है हमारे पास कैंसिलेशन के लिए, उसके अलावा तो और कोई चांस नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है e-invoice1.gst.gov जो पोर्टल है उसके रिलेटेड। कल से लेकर के आज में 23rd एंड 24th मैंने 29 इनवॉइसेस का जैसे ई इनवॉइसिंग किया है and QR code for all the invoices are generated, but now in MIS report on the portal only 21 invoices are shown. Balance 8 invoices are not available over there. What can be the possible cause? जैसे कि मैं आपकी क्वेरी समझ पा रहा हूँ कि आपने 29 इनवॉइस अपलोड किए थे ऑन पर्टिकुलर डेट, बट लेटर ऑन आप जब रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो तो 21 इनवॉइस ही दिख रहे हैं। जी, तो और इन दैट केस सर पोर्टल पे सिर्फ 2 दिन की MIS रिपोर्ट दिखाता है शायद। या तो जैसे मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कि पोर्टल पे अपने को लास्ट 2 दिन की ही MIS दिखती है, तो उसके पहले के अगर आपने कोई इनवॉइसेस अपलोड किए तो प्रोबेबली वो नहीं दिख रहे होंगे, या फिर दूसरा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि आपने जब भी इनवॉइसेस अपलोड किए तो वो जो भी नहीं दिख रहे तो उसमें शायद कुछ ना कुछ एरर रही होगी डेटा अपलोड करने में। मे बी GST नंबर रॉन्ग हो सकता है, या फिर कुछ इनवैलिड फील्ड्स होती है, जैसे एड्रेस के फील्ड में वो लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ ही अलाउड करते हैं, या हैश डैश स्लैश ऐसा ही अलाउ करते हैं, तो आपने अदर देन दैट कुछ डाला हो, दैट इज आल्सो पॉसिबल। हम लोगों ने इसको ERP से जैसे हमारे ये लिंक करके रखा हुआ है एंड वी आर जनरेटिंग द लाइक e-invoices थ्रू आवर ERP ओनली, और QR कोड भी जनरेट हुआ है, दैट इज आल्सो प्रिंटेड ऑन द इनवॉइस, बट फिर भी उस इनवॉइस का ही पर्टिकुलरली जैसे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है पोर्टल पे। तो इफ यू आर हैविंग QR कोड एज वेल एज IRN, तो आप वो IRN नंबर डाल के भी पोर्टल से सर्च कर सकते हो कि वेदर दिस IRN हैज बीन जनरेटेड और नॉट। आई डोंट हैव द IRN का रिजल्ट शो हुआ है तो दैट मींस कि इनवॉइस जनरेट होना ही चाहिए, हुआ ही होगा। We are still into the process. हमारे इनवॉइस के ऊपर IRN नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रिंट नहीं होता है, ओनली बारकोड प्रिंट हो रहा है। तो इसके वजह से मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है IRN नंबर। ये तो रूल्स में भी लिखा हुआ है कि योर इनवॉइस शुड कंटेन QR कोड एज वेल एज IRN नंबर, तो ये दो चीज तो बाय डिफॉल्ट होनी ही चाहिए आपके इनवॉइस पे। Exactly, and that digital signature, is it must like we have to? नहीं, डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ई-इनवॉइस जनरेट करते हो तो उससे बाय डिफॉल्ट नीचे आता है वो NIC करके डिजिटली साइंड ऐसा लिखा हुआ आता है, तो दैट विल सफाइज। फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर लगानी है वापस इनवॉइस पे, या फिर फिजिकली भी वो इनवॉइस को साइन करना है, वैसी कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। एंड सर अभी जैसे GSTR 1 में नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ई-इनवॉइसेस को लाइक इट इज लिंक डाउनलोड करने का, राइट। तो इज इट वर्किंग नाउ? बिकॉज़ हम लोगों ने राइट नाउ इट इज नॉट वर्किंग टिल GSTR 1 ऑफ नवंबर वी हैड ट्राइड, वो वर्क नहीं कर रहा है। देखते हैं अभी दिसंबर से क्या होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि 1 जनवरी से जो रोल आउट होगा सेकंड वर्जन, तो उसमें ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं हम कि अभी गवर्नमेंट भी ई-इनवॉइस पे काफी ट्रायल एंड एरर कर रही है, लेकिन हमें ये इंश्योर करना है कि हम जो भी डेटा अपलोड करें वो प्रॉपर ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार अपलोड हो गया तो रेक्टिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। ओके। हेलो मीर जी, मैं ब्रुगेश बोल रहा हूँ मनीष पैकेजिंग से। ओके, हेलो। यस स्पीक। हाँ सर, अभी ऐसा है कि ये HSN कोड जनरली हमारी प्रोडक्ट होती है, उसमें फ्रेट एंड इंश्योरेंस जो होता है वो हम लोग अलग से चार्ज करते हैं। मतलब एज पर एक्ट हमको तो ये कंपोजिट में जाएगा तो HS कोड ही वहां पे शो करना है, बराबर। लेकिन हमने जो एक ट्रायल किया वो ट्रायल में हमने ऐसा देखा कि अधर के बिना का कोई भी चीज अगर लेते हैं तो वो एक्सेल के अंदर जेसन फाइल अपलोड करने के टाइम पे वो एरर देता है, समझे। अभी क्या था, अभी फिजिकल इनवॉइस के अंदर तो हम लोग नीचे फ्रेट एंड इंश्योरेंस अलग दिखा देते थे,
और दिखाने के बाद उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स कलेक्ट करके उसको वो इनवॉइस प्रिंट होता था। लेकिन और जब अब GSTR 1 होता था तब GSTR 1 के टाइम पे तो हम टोटल एसेसेबल वैल्यू का मतलब टोटल करके उसके अंदर ही ऐड कर लेते थे। लेकिन अभी अगर हम फ्रेट एंड इंश्योरेंस अलग शो करते हैं और सामने HS कोड डालते हैं तो इश्यू क्रिएट करता है, वो बोलता है क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट ई इनवॉइसिंग। यस यस इनवॉइस की बात कर रहा हूँ, इनवॉइस की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें स्पेसिफिकली अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेल ऑफ गुड्स हो रहा है और उसके टुवर्ड्स कोई फ्रेट, इंश्योरेंस या अदर चार्जेस है, तो पर्टिकुलरली वो लाइन आइटम के अंदर ही आपको एक अदर चार्जेस अलग से ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वी वुड रेकमेंड कि आपको अलग से लाइन आइटम ऐड नहीं करनी है, बट वही लाइन आइटम में अदर चार्जेस के अंदर आप वो ऐड कर दोगे तो उसमें HSN कोड वगैरह और क्वांटिटी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर लेकिन उसमें आपको पता है ना कंपोजिट सप्लाई रहेगा तो उसके अंदर मेरे को टैक्स वसूलना है फ्रेट के ऊपर भी। हाँ, तो अदर चार्जेस में भी आपको टैक्स ऐड कर देना है। हाँ लेकिन अदर चार्जेस की जो कॉलम के अंदर हम डालते हैं तो वहां पे तो टैक्स ऐड हो नहीं रहा है, वहां तो सिंगल ही चीज रहती है। नहीं, वो आपको आपके सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा कि जो भी आपका फ्रेट एंड अदर चार्जेस है दैट शुड बी कंसीडर्ड अबव द लाइन आइटम। वो आपका सॉफ्टवेयर शायद बिलो द लाइन में कंसीडर कर रहा होगा GST के बाद वाले में, तो वो ऐड नहीं हो रहा है। बाकी ई इनवॉइस पोर्टल पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप अदर चार्जेस में कोई चीज डालोगे तो वो GST वाले अमाउंट में उसको कंसिडर नहीं करेगी। सेकंड थिंग ये थी कि ये आपने बोला कि भाई डिजिटल सिग्नेचर वाला इनवॉइस जो सॉफ्टवेयर से डाउनलोड होता है बराबर, ई इनवॉइस के पोर्टल से बराबर, वो थोड़ी हमको गाड़ी के साथ देना है, बिकॉज इनवॉइस तो जनरली QR कोड और IRN नंबर ये और ई वे बिल नंबर वो तो हम लोग इनवॉइस के ऊपर हमारे इनवॉइस में ही प्रिंट करके देते हैं। राइट। कहीं वो डिजिटल सिग्नेचर वाला इनवॉइस के अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ होता ही नहीं है, पेमेंट टर्म्स भी नहीं होता है जनरली, तो वो तो हम प्रिंट करके दे नहीं सकते ना। इमरजेंसी हो गई किसी दिन तो ठीक बात है कि भाई दे दिया एक बार कहीं पे। जनरली व्हाट वी आर डूइंग कि जो भी API इंटीग्रेशन होता है ना, तो उसमें QR कोड और IRN नंबर बाय डिफॉल्ट वहां से इनवॉइस पोर्टल से फैच होके आपका जो ERP में जो इनवॉइस बनता है उसके अंदर ही वो इंटीग्रेट हो जाता है। और एक बार आप डिजिटल सिग्नेचर भी आपके जो भी ERP सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप लिंक कर देते हो तो वो इनवॉइस पे ही डिजिटल सिग्नेचर प्रिंट होके आ जाता है, तो फिर उसको मैन्युअली साइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब वो अगर आप मैनुअल एनवायरनमेंट में हो कि आप आपका जो भी ERP का इनवॉइस है उसके ऊपर अभी भी ये QR कोड वगैरह नहीं आ रहा है और ई इनवॉइस अलग बन रहा है और दो इनवॉइस आप साइमल्टेनियसली चला रहे हो, तो वो केस में आपको आपका फिजिकल इनवॉइस भी साइन करना पड़ेगा अनलेस इट इज डिजिटली साइन। नहीं मैं यही बोल रहा हूँ, हम लोग क्या कर मतलब अभी हमारा 100 करोड़ के प्लस वाली कंपनी तो हमको 1 जनवरी से चालू होगा, तो हम भी ये QR कोड जो होगा QR कोड IRN नंबर वो सब हम भी प्रिंट कराएंगे और नीचे डिजिटली सिग्नेचर होगी जो हमारी चल रही है वो होगी। अगर नहीं हो रही है तो हमको, मैं तो ये बोला था, तो नीचे ई सिग्नेचर करके लिखा हुआ आता है वो तो प्रिंट नहीं होने वाला है ना उसके ऊपर। हमारी डिजिटल सिग्नेचर लगानी है हमको, हमारी डिजिटल लगाओ या मैन्युअली साइन करिए, बराबर। हाँ, ये TCS के मामले में एक मैटर था कि भाई TCS जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं आज की तारीख में इनवॉइस के ऊपर, तो वो TCS की वैल्यू जो अभी अगर मैं इनवॉइस में फिजिकली प्रिंट करूंगा तो फिजिकली प्रिंट के अंदर तो मैं नीचे TCS कलेक्ट भी करूंगा और TCS शो भी करूंगा और दिखाऊंगा भी, लेकिन ये अभी और ई इनवॉइस के अंदर कैसे उसको TCS को शो करें? हाँ, इसमें लिटिल बिट फ्लेवर इनकम टैक्स का भी ऐड हो रहा है। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जैसे TCS होता है तो अपना पहले GST लगता है, उसके बाद जो आता है वो TCS आता है। इन अ वे TCS इंक्लूडिंग GST वाली वैल्यू पे लगता है। यस। बट अगर हम ई इनवॉइस में उसको, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उसको अदर चार्जेस में डाल के ई इनवॉइस में भी रिपोर्ट कर रहे हैं। बराबर। ऑफ नाउ देयर इज नो क्लैरिफिकेशन फ्रॉम GSTN और CBIC कि यही आपको करना है कि यही करेक्ट है कि ये इनकरेक्ट है। मतलब ये एक तरह से ग्रे एरिया है कि आपको TCS का अमाउंट अदर चार्जेस में डालना है ई इनवॉइस पोर्टल पे कि नहीं डालना है। बट पर्टिकुलरली जैसे मैंने देखा हुआ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ GST कि अगर आप अदर चार्जेस करके उसको ऐड करते हो ई इनवॉइस पोर्टल पे, तो जब भी GSTR 1 में हम इनवॉइसेस रिपोर्ट करने की जब बारी आती है तो इनवॉइस वैल्यू में वो बाय डिफॉल्ट ऐड करके आ जाता है। और जब मैं इनवॉइस वैल्यू की डेफिनेशन GST के कंटेक्स्ट में पढ़ता हूँ तो वहां पे कहीं पे मुझे ये
अदर चार्जेस करके जो भी टीसीएस है वो इनवॉइस वैल्यू का पार्ट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो अगर आप ई इनवॉइस में उसको ऐड करते हो और फिर जीएसटीआर1 में वापस वो रिड्यूस करके इनवॉइस वैल्यू डालते हो तो दैट विल शो मिसमैच। तो जब आगे जाके वो पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा जीएसटी का पोर्टल और ई इनवॉइस का पोर्टल तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको मिसमैच थ्रो करेगा। वो तो सही ये एंगल देख के एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि टीसीएस की वैल्यू को आपको अदर चार्जेस में ऐड नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज ग्रे एरिया की सीबीआईसी का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो वी शुड फॉलो, वी कैन फॉलो दिस वे, बट इन फ्यूचर अगर सीबीआईसी का कोई और क्लैरिफिकेशन आता है तो देन वी हैव टू एडहेर टू दैट व्यू ओनली। Sir, so ideally, as far as the TCS is concerned, is it on the basis of a realization basis or the invoice basis? इट इज ऑन रियलाइजेशन बेसिस ओनली, बट कुछ लोग मैंने जैसा देखा हुआ है कि वो इनवॉइस के फ्रंट पे ही लिख रहे हैं जी, उनके रिगार्डिंग बात हो रही है। इट इज नॉट मैंडेटरीली मेंशन एनीवेयर कि आपको वो टीसीएस इनवॉइस में मेंशन करना है कि नहीं करना है। So precisely whenever we are realizing the amount, we have to charge a TCS, right? या And we have to raise a separate debit note. Okay, sir. Thank you. Sir, what we are doing in this context, we are just showing the value of TCS on the invoice. We are not charging it. We are just showing the amount of TCS involved in this particular invoice. And at the end of the month, what we are doing, we are raising debit notes. I would just like to pardon yourself, sir. Yeah. In case of any TCS related further queries, our tax income tax team is there. So if you have any TCS related query, you can contact them. Right now we can focus on GST matters. सर एक्चुअली ये जो ईवे बिल है, ईवे बिल, वो ईवे बिल ऑटोमेटिक जो जनरेट होता है सिस्टम पे, वो डाउनलोड कैसे हो सकता है? वो डाउनलोड नहीं होता है, वो अगर फिर से वो पोर्टल पे जाके ही डाउनलोड करना पड़ता है। या मतलब ये ऑटोमेटिक जो ई इनवॉइस के पोर्टल के ऊपर जो हम लोग डेटा अभी बाय वे ऑफ जेसन दे रहे हैं, जिसमें ई इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा, तो ईवे बिल उसका नंबर तो आ जाता है, लेकिन वो जो फिजिकल कॉपी जो गाड़ी वाले को देना है तो वो वहां से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम ई इनवॉइस पोर्टल, बट डेफिनेटली अगर आप एपीआई इंटीग्रेशन कराते हो तो वो ईवे बिल नंबर जो यूनिक जनरेट होता है तो उसकी एपीआई कॉल करा के आप आपके सॉफ्टवेयर से ही उसकी प्रिंट निकाल सकते हो। तो वो इंटीग्रेशन इज पॉसिबल ताकि आपको वापस से ईवे बिल पोर्टल पे ना जाना पड़े। मतलब हाँ नहीं रहे अभी तक, मैं सॉरी आपका आवाज बीच में ड्रॉप हो गया था। कहने का मतलब है कि अभी तो पॉसिबल नहीं है ना, या आगे डाउनलोड हो रहा है? एज ऑफ नाउ डायरेक्टली ई इनवॉइस पोर्टल से डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको ईवे बिल पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा। बट जो ई इनवॉइस पोर्टल पे उसका यूनिक रेफरेंस नंबर आ जाता है ईवे बिल का, अगर आप उसको एपीआई के थ्रू लिंक करते हो तो आप डायरेक्टली फिर आपके ईआरपी में ही डाउनलोड कर सकते हो विदाउट वहां पे लॉग इन किए। Thank you, sir. Thank you. Respect to GST, one query I have. Earlier, we were under a IGST payment method. Okay. At that point of time, actually under the export, we are also doing the consignment and exhibition. Okay. And during the this procedure, we are also raising the final invoice and for the final goods. But the thing is that whenever we have approached to the GST or customs, as the IGST is a pending to be refunded on that amount. So IGST refund is a pending under a payment method for a final sale out of a consignment and exhibition export. What they are saying that there is no such a availability of a procedures through which refund can be available. Okay. Can you please guide? जहाँ तक मैं आपकी क्वेरी समझ पा रहा हूँ कि आपने जब कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया लेट्स से ऑन 1 दिसंबर, तो उसका एक शिपिंग बिल जनरेट हो गया कस्टम्स के आइसगेट पोर्टल पर, बट वो कंफर्म हुआ कहीं ना कहीं 2 या 3 महीने के बाद, तब जाके आपने एक्चुअल वो जीएसटी के रिटर्न में रिपोर्ट किया। तो क्योंकि यू आर इनटू विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और इसकी वजह से स्क्रॉल प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो पा रहा है और ये जीएसटी और कस्टम्स का पोर्टल लिंक नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से यू आर नॉट गेटिंग द रिफंड। इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग योर क्वेरी प्रॉपर्ली। Yes, sir. Yes, sir.
मीर जी, इन दैट केस मे बी अभी तक कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं आया है कि ये केस में क्या हो सकता है, बिकॉज जीएसटी का पोर्टल और आईसीएट का पोर्टल धीरे धीरे लिंक हो रहा है, बट दिस इश्यू स्टिल प्रिवेल्स कि आपका कस्टम्स पर्पज से जब गुड्स इंडिया के बाहर गया तो उसको एक्सपोर्ट मान लिया जाता है, बट जीएसटी पर्पज के लिए उसकी सेपरेट डेफिनेशन दी हुई है, तो ये अलग अलग डेफिनेशन के चलते हुए आपका वो रिफंड नहीं आ पाता है। तो इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है स्टार रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो जजमेंट आप रिफर कर सकते हो, और हमने सक्सेसफुली ये कुछ कुछ केसेस में किया हुआ भी है। तो आपको अगर डिटेल में कुछ जानना है इसके बारे में, देन यू कैन श्योरली कॉन्टेक्ट अस, तो वी कैन गाइड यू इन डेप्थ इन दिस मैटर। Definitely, thanks sir. हाँ, मीर जी, दूसरा एक क्वेश्चन था कि देखिए अभी कंसीडरिंग शॉर्ट टाइम वी कैन क्विकली टेक लास्ट 2 क्वेश्चंस। वन सेक, ये मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जनरली जैसे अब एज पर लॉ हम लोगों को जिस दिन मटेरियल इनवर्ड होता है उसी दिन हम क्रेडिट ले सकते हैं, बराबर। ऐसे अगर हम 2A और 2B के अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो मटेरियल मेरे पास नहीं भी आया होगा, फिर भी वो तो अगर सामने वाली पार्टी ने उस महीने की 30 तारीख को नहीं आया होगा मटेरियल, मे के नेक्स्ट मंथ की 2nd या 3rd को आया होगा, तो जनरली एज पर ERP हम लोग वही क्रेडिट लेते हैं कि जो बिल्स हमारे इस मंथ में बुक हुए हैं, ठीक है। तो ये केस में हम कैसे रिकंसिलिएशन करेंगे 2A 2B के साथ इसमें, क्योंकि उसमें हो सकता है कि अगर मेरा 100% सामने वाले मेरे जो B2B कस्टमर्स है तो सब लोगों ने 100% दिया होगा, तो मेरी क्रेडिट डेफिनेटली बुक्स के मतलब 2A और 2B से कम होगी। मैं समझ गया आपकी क्वेरी। आपकी जो भी क्वेरी उसका सॉल्यूशन जो इनिशियल हमारे पास जो रिटर्न इंट्रोड्यूस होने वाले थे जीएसटीआर 1, 2 और 3, जिसमें एक प्रावधान था कि जीएसटीआर 2 में जितनी भी क्रेडिट दिख रही है उसको आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट या होल्ड कर सकते हो। यस यस अभी यस, वाले जो भी रिटर्न है उसमें कहीं ना कहीं होल्ड करने का कोई प्रोविजन नहीं है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो 5% का कुशन दिया हुआ है कि 100 की जगह आप 105 क्लेम कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपने फॉर एग्जांपल नवंबर महीने में कोई इनवॉइस की क्रेडिट क्लेम नहीं की है, जबकि वो वेंडर ने अपलोड कर दिया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 5% का कुशन दिया हुआ है कि ऐसी कुछ चीजें आपकी अगर छूट जाती है तो नेक्स्ट मंथ में दैट विद इन 5% लिमिट आप क्लेम कर सकते हो। और एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा, I understood your problem, but this is going to happen. नहीं, थिंग इज दैट जब इंपोर्ट आता है ना तब बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती है, 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया जो इंपोर्ट्स ओवरलैप होते हैं, लास्ट दिन पे आया और बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई, ड्यूटी पेमेंट हो गई, मटेरियल आ गया 3 दिन के बाद नेक्स्ट मंथ में, तो देन देयर इज ए इश्यू, राइट। तो बीच में वो अगर देखने जाए तो क्रेडिट के कभी कभी हो सकता है कि 10% तक भी वेरिएशन हो जाए, 15% तक का भी वेरिएशन हो जाए। लेट मी क्लैरिफाई ऑन दिस एस्पेक्ट। जैसे रूल 36(4) जो बोला गया है उसमें लिखा गया है कि इनवॉइस इज अपलोडेड बाय काउंटर पार्टी ऑन इन जीएसटीआर 1, तो आपका जो कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और आरसीएम है जो 2A में नहीं दिख रहा है, 110% वाला जो भी रूल है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब आपने एसगेट से एक बार पे कर दिया है देन यू कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ इट, उसके लिए आपको 110% का रूल देखने के लिए एज ऑफ नाउ रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर इन फ्यूचर कोई रूल ट्वीक होता है तब आपको देखना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग टुडेज सेशन। Hello. If you are having any particular query, then you can just mail us. I am writing my mail ID in chat box, तो आप हमें उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much everyone. मैं मेरा और सावन का भी मेल आईडी लिख रहा हूँ, तो इन केस यू आर हैविंग एनी क्वेरी विथ रिगार्ड टू ई इनवॉइस, आप सावन को भी डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। यस प्लीज। हाँ, जो ई इनवॉइस में जहाँ पे हम लोग समझो एक्सेल फाइल है या फिर जेसन जो सिस्टम से जनरेट कर रहे हैं हम लोग, वहां पे अभी डायमंड इंडस्ट्री के लिए वहां पे कोई यूनिट में दिया नहीं है कि सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हाँ, एक्चुअली जो डायमंड इंडस्ट्री है उसमें जो यूनिट दिया है जो आपको लगाना है, समझो कि कैरेट्स है यूक्यूसी, यस
यस, तो वहां पे हम लोगों को कौन सा ये सिलेक्ट करना है? हम लोग अदर्स अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। यस, अदर्स ही होना चाहिए बिकॉज कैरेट का ऑप्शन नहीं है तो। यस यस करेक्ट, क्योंकि बाद में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट यहाँ पे समझो एक बॉक्स में हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन एक बॉक्स में समझो 10 कैरेट जा रहा है, तो वहां पे एक्चुअल मेंशन करने नहीं मिल रहा है कि 10 कैरेट जा रहा है। तो वो बॉक्स कंफ्यूजन यही था कि अदर सिलेक्ट करना है कि बॉक्स सिलेक्ट करना है। ओके, तो इन दैट केस आप अदर्स ही मेंशन करोगे तो दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, बिकॉज कैरेट का स्पेसिफिक कोई ऑप्शन नहीं है इन केस ऑफ डायमंड्स। ओके ओके सर, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस। वी होप आपको ये काफी फ्रूटफुल और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी या कंफ्यूजन है तो मैंने मेरा और सावन का मेल आईडी दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। क्लोज करें।